भारत समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत निर्वाचन आयोग की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 3 बजे देश में आचार संहिता लग जाएगी और आम चुनावों की घोषणा कर दी गई। देश में आम चुनाव अब शुरू होने को बस कुछ ही वक्त शेष बचा है। कल 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें देश में आम चुनावों का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। कल 3 बजे आचार संहिता लग जाएगी। बहनों भाइयों, ये चुनाव 2024 के बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है और राजनीतिक तौर पर दोनों पक्ष के लिए, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, डू और डाई, करो या मरो का चुनाव है। बीजेपी सत्ता से हटी तो उसके लिए भी भारी मुसीबत, और अगर कांग्रेस सत्ता में आने से चूकी उसके लिए और या विपक्ष के लिए इस बार सफाया से कम कुछ नहीं होगा। इस बार का चुनाव बाकी चुनावों से बिल्कुल अलग है। इस बार का चुनाव डिसाइसिव है, निर्णायक है, भारत की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होगी या फिर विपक्ष उसे हटाने में कामयाब होगा। कल जब चुनाव का ऐलान होगा तो देश भर में एक साथ आधिकारिक रूप से चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बहन भाइयों, वर्तमान में जो अलायंसेज हैं, वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और वर्तमान में जो माहौल है वो काफी कुछ बताने के लिए काफी है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात और लद्दाख से लेकर तमिलनाडु, कमोबेश हर राज्य में, 2-4 राज्यों को छोड़ दें जहां डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन है बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अधिकांश राज्यों में गठबंधन है। और ऐसा नहीं कि गठबंधन अकेले अपोजिशन का है, भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन के सहारे ही आगे बढ़ रही है। सबके पास अपने अपने अलाइज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370, राम मंदिर निर्माण और उसके बाद अब सीएए, 3 इन मुद्दों के साथ एक बड़ी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। उस पर से प्रधानमंत्री मोदी की जनता के बीच लोकप्रियता। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने पीक पर की तरफ बढ़ रही है और अपोजिशन उठकर खड़े होकर लड़ने का अंतिम प्रयास कर रहा है। क्या राहुल गांधी और उनकी टीम, क्या विपक्ष के दूसरे बड़े नेता, रीजनल पार्टीज ये अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? कमोबेश तस्वीर दिख रही है, जो चीजें दीवार पे कुछ लिखी हुई हैं, क्या वही होंगी जो दीवार पे लिखा है या फिर जनता बदलाव के मूड में? जनता क्या चाहती है? बहनों भाइयों, अब जब चुनाव घोषित होंगे उसके पश्चात जनता के मूड का वास्तविक आकलन होगा। आचार संहिता के बाद ही माहौल बनता है दरअसल चुनाव का। उसके पहले ना तो पॉलिटिकल पार्टीज पूरा मन बनाई होती हैं, ना जनता। अभी टिकट भी घोषित होना बाकी है, तब पता चलेगा कि स्थितियां क्या हैं। वैसे पिछली बार जितने चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार उम्मीद है कि 6 या 7 चरण में चुनाव होंगे। वैसे उम्मीद है कि 7 चरण में चुनाव होंगे और सारी प्रक्रिया 15 से 17 मई के बीच तक पूरी कर ली जाएगी, यानी तकरीबन 2 माह के भीतर चुनाव की घोषणा, चुनाव का समापन, मतगणना 2 माह के भीतर निपटा लिया जाएगा, या उससे भी थोड़ा कम समय लग सकता है। तो क्या देश चुनाव के लिए अब तैयार हो चुका है? पॉलिटिकल पार्टीज गियर अप हो चुकी हैं? क्या सारे साधन और तंत्र हो चुके हैं? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, जनता क्या चाहती है? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। कुछ स्टेटमेंट सुन लें,
फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। इस बार जो लोकसभा का चुनाव कल डिक्लेयर होने जा रहा है, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। जनता ने इन्हें नकार दिया है। खासकर समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। बीएलओ से लेकर और सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारी लिस्ट भी आ रही है और मजबूती के साथ मजबूती के साथ ये चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन के सभी दल के लोग एक मंच पर आकर प्रचार प्रसार और सब लोग मिलकर काम करेंगे। कल देश में आम चुनाव की घोषणा हो जाएगी। समाजवादी पार्टी लगातार गरीबों की, मजदूरों की, नौजवानों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। किसानों की, मजदूरों की समस्याओं के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाने का काम करेगी। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, सुशील दुबे जी जाने माने पत्रकार, हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नज़दीक से समझने वाले, और केपी मलिक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राजनीति में बड़ी गहरी पैठ रखते हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। अनिला सिंह जी, कल भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 3 बजे माना जा रहा है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से आचार संहिता लग जाएगी। मेरा एक लाइन का सवाल है आपसे, जनता आपकी पार्टी यानी बीजेपी को वोट क्यों दे? मेरी सबको राम राम। और मैं ये कहती हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों ना करे। मेरे को एक कारण समझा दीजिए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी या मैं कहूँ एनडीए को या नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता वोट क्यों ना करे। क्या नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी प्रकार से भारत को कहीं पे भी नीचा दिखाया है? चाहे वो कोरोना का समय रहा हो, उस वक्त भी आप देख लीजिए, इतनी बड़ी आबादी, विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हमारा, वैक्सीनेशन से लेके कि घर में कोई भी भूखा ना रहे, हर चीज की चिंता उन्होंने करी है। आज विश्व में भारतवर्ष जो है एक अलग पटल पे आ गया है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 से लेकर 22 तक निरंतर हमें आशीर्वाद दिया, तो कोई तो बात होगी। और ये कहा जाता है कि कोई भी समाज कितना सभ्य है, उसका पैमाना, उसका आधार ये होता है कि महिला की स्थिति, परिस्थिति क्या है जी। आप देख लीजिए, जिस प्रकार से महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को वोट करती हैं, और निरंतर 2014 के चुनाव से लेकर 19 के चुनाव तक अगर आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज जो पुरुष और महिलाओं में है वो कम होता चला जा रहा है। पिछले 2019 में तो 0.11% ही था, और अब तो महिलाओं को रिजर्वेशन भी मिल गया है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे महिलाएं सशक्त हो। जब महिलाएं नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट कार्ड है कि समाज के लिए नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर कार्य किया है, चाहे वो विकास हो, चाहे वो आस्था का सम्मान हो। पहले कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना कार्य नहीं किया। यहां पर मंदिर तक जाने में प्रधानमंत्री हिचकते थे कि कहीं हमारे ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप ना लग जाए, परंतु पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, आस्था का सम्मान होगा और मैं विकास का कार्य भी करूंगा। तो हर एक कारण है कि भारत की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी रहेगी। चुनाव घोषित होने जा रहा है। आपकी सीटें 51 सीटें घोषित होने के बाद अभी तक उत्तर प्रदेश की सीटें घोषित नहीं हुई। सहयोगी दलों में सिर्फ आरएलडी को ही सीट मिली, बाकी अभी इंतजार कर रहे हैं। क्यों? आगे 2-3 दिन में सब जो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, चाहे वो हमारे अलाइड पार्टनर्स हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो भी घोषित हो जाएंगे। तैयारी निरंतर चल रही है जी, तैयारी पार्टी की चल रही है। केवल उम्मीदवार ही तो घोषित करना है, वो हो जाएगा। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनूप संडा जी को आमंत्रित करता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप जी, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। जो सवाल मैंने अनिला जी से किया था वही आपसे भी पूछता हूँ, जनता समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दे? समाजवादी पार्टी को वोट जनता इसलिए दे कि समाजवादी पार्टी पिछले लंबे समय से इस देश की 80% जनता के अधिकारों की बात कर रही है। उन सारे लोगों की बात कर रही है जिनके अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया है। जो हमने पीडीए का नारा दिया है, जो हम बात करते हैं पिछड़ा की, दलित की, अल्पसंख्यक की और समाज के उन पिछड़े हुए अगड़ों की जिनको आर्थिक तौर पे
इस सरकार ने दबाने का काम किया, क्योंकि आज ये सरकार रोजगार नहीं दे पाई है। ये सरकार लोगों को महंगाई से राहत नहीं दिला पाई है। ये सरकार, अभी हमारी भाजपा की मित्र ये बात कह रही थी, इन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ब्रजेश जी कि 2021 में कोरोना का जब दूसरा कोविड की दूसरी लहर आई थी तो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था। इसी लखनऊ की सड़कों पर अस्पतालों के बाहर मरीज दम तोड़ देते थे, इसलिए कि ऑक्सीजन, अस्पताल वाले कहते थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आइए। 75 हज़ार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर नीलाम हुए हैं। हमारी भाजपा के मित्र यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने तो पूरे देश में कोरोना के काल में ऐसा काम कर दिया कि जनता उसको भूल नहीं पा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार झूठ की इमारत है। ये झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई सरकार है और हम सच्चाई की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपके पास क्या योजनाएं हैं जो आप बीजेपी को काउंटर करेंगे जिससे? देखिए, हमारी योजनाओं का सवाल है कि हमारा अपना घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। हम पहले भी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हम जो घोषणाएं करते हैं उन घोषणाओं को पूरा करके दिखाते हैं। हमारी सरकार, माननीय अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे तो हमने प्रदेश के ढांचागत विकास से लेकर के इस देश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वेदांता जैसी सुविधाएं दी, जनता को चलने के लिए मेट्रो जैसी सुविधा दी, आगरा एक्सप्रेस वे जैसा राजमार्ग बनाया जिसके ऊपर देश में पहली बार लड़ाकू विमान उतरे, जिसकी नकल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और तो और जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया, उसका भी तैयारी, उसका भी जमीनों का अधिग्रहण करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। हमारी परिकल्पना है कि सिर्फ 40 सीटें आज भी आपकी 6 सीटें घोषित हुई हैं। ये टीएमसी के साथ आपका गठबंधन था, ये तो पहली बार पता चला, सुना। भदोही की सीट आपने टीएमसी के लिए छोड़ी है? इंडिया गठबंधन में टीएमसी शामिल है और यूपी में भी हमारा बड़ा दिल है, हम अपने एक सीट के लिए आपने कांग्रेस को तरसाया और आज भदोही जैसी सीट आपने टीएमसी को दे दी। तरसाने की कोई बात नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, वो आपको बताएंगे भी, और आप भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट है और आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। और हम और कांग्रेस पार्टी और अन्य वो दल जो इंडिया गठबंधन में है, हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के झूठ का जो महल खड़ा है उस महल को गिराने का काम करेंगे और बाकी सीटें आपका घोषित और करेंगे। संविधान सुरक्षित होगा। अपने कोटे की बची हुई 23 सीटें आप कब घोषित करेंगे? बस अगले 3-4 दिनों के अंदर। लगातार आज 6 सीटें हुई और अगले कुछ दिनों में और सीटें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। आप तीसरी बड़ी ताकत हैं उत्तर प्रदेश, खैर देश में तो आप बड़ा अपोजिशन है। आपसे भी मेरा वही प्रश्न है कि भारत की जनता और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ कांग्रेस को वोट क्यों दें? भारतीय जनता पार्टी की झूठ की, फूट की और लूट की सरकार को बदलने के लिए हमें वोट देना आवश्यक है। जनता को झूठ लगातार बोलते रहते हैं, कण कण में, रोम रोम में झूठ बोलते हैं। फूट ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में करते हैं और लूट इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान का नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरीके का ये लूट तंत्र इन्होंने पैदा किया कि चंदा दो और धंधा लो, आपके सामने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लॉटरी की कंपनी हो, चाहे वो किसी की कंपनी हो, चाहे वो ईडी की रेड वाले हों, आप इसको देखिए कि मैं आपको अगर कहेंगे तो मैं सिलसिलेवार बता दूंगा। वो आप पब्लिक डोमेन में है कि आज आपके यहाँ ईडी की रेड पड़ रही है, कल आपका चंदा आ गया। आज आपने मेगा किसी ने 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया, अगले दिन 14,000 करोड़ का उनको प्रोजेक्ट मिल गया। तो ये जो लूट की सरकार है, इतनी बड़ी लूट, और प्रधानमंत्री जी पिछले 9 साल तक अपने आप को ईमानदार का एकदम चोला ओढ़े रहे। आज बहुत स्पष्ट रूप से पूरे देश के सामने आ गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये इससे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार ना अभी तक कोई हुई थी। और समय आने दीजिए, सब लोग इसकी विस्तृत जांच में जाएंगे और विस्तृत जांच में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी और जेल भी जाएंगे। आपने अब पूछा कि हमको क्यों वोट दें। एक आपका कह सकते हैं आपकी ये नेगेटिव एजेंडा है। ये नेगेटिव नहीं, ये तो पॉजिटिव एजेंडा है। दूसरी जो हमारी मतलब ये सवाल सबसे पूछा आप ही हो जो कह रहे हो निगेटिव सवाल नहीं, मैं ये नहीं आपका नहीं कह रहा हूं कि आप कह सकते हैं कि आप नेगेटिव बात कर रहे हैं कि भाजपा को क्यों ना दें वोट। मैं इसकी बात कर रहा था, मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। अब आप आ जाइए, कांग्रेस पार्टी
युवाओं को गारंटी दे रही है कि क्या नाम हर युवा को रोजगार मिलेगा, और जो युवा क्या नाम ग्रेजुएट होगा उसको अगर नौकरी नहीं मिलती है 1 साल तक, उसको 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगी। ये सब घोषणा पत्र का हिस्सा होगा? बिल्कुल होगा, 100% गारंटी के साथ होगा। दूसरी बात होगी कि हम जो है किसान को गारंटी दे रहे हैं कि किसान की फसल एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी, एमएसपी की कानूनी गारंटी पर हम फसल खरीदेंगे। तीसरी बात जो होगी, जो देश भर में 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, टॉप प्रायोरिटी पे, जैसे बिहार मॉडल था जो तेजस्वी यादव ने किया बिहार में कि लगभग 5 लाख नौकरियां उन्होंने उनके मुंह से निकाली, जो कहते थे कि साहब नौकरियां का पेड़ पे उगती हैं, कहां से आएगा पैसा, कहां से आएगा। 4-4.5 लाख नौकरियां उन्होंने जैसे दी, वैसे हम 29 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट की बैठक के बाद हम घोषणा करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए, और ये सभी नौकरियां केंद्र सरकार वाली होंगी? नहीं, केंद्र सरकार 29 लाख पद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खाली है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दोनों जगह से मिला। तीसरी बात युवाओं के लिए, ये जो लीक सेवा आयोग हो गया है आज की डेट में, अभी कल गुजरात के नाम आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का पेपर जो पुलिस का है वो कहां खुल रहा है आकर के, गुजरात में। हर चीज यहां की लूट करके, पेपर भी लूट करके ये लोग गुजरात लिए जा रहे हैं। तो ये जो लीक सेवा आयोग है इसको बंद किया जाएगा कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बच्चों को लेकर के क्या नाम उससे नौकरी के विज्ञापन से और नौकरी उनको तय सीमा में मिले। इसके बाद आप आ जाइए, हम जातीय जनगणना की बात करते हैं। हम जातीय जनगणना को रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दलों को बताना होगा कि जातीय जनगणना वो क्यों नहीं चाहते हैं, और हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि संसाधनों पर सबका बराबर का हक हो। उसके बाद आप आ जाइए महिलाओं पर। देश की समस्त जितनी गृहिणियां हैं जी, उनको बीपीएल कार्ड होल्डर्स को सीधे सीधे से 1 लाख रुपए 1 साल में हम देने की बात करेंगे, सीधा सीधा सा। हमारा यह है कि गृहिणी अगर मजबूत होगी देश की तो अपने आप देश मजबूत होगा। तो ये हमारे अभी एजेंडे हैं रोजगार परक विकास के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए। अब अगला एक राजनीतिक सवाल है जी। 17 सीटें लिए बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, घोषणा करने का इरादा नहीं? आप कल से परसों के बीच में आपकी सारी 17 की 17 सीटें नहीं, पूरे देश में जो अन्य सीटें भी बची हुई हैं वो भी घोषित हो जाएंगी। हम आपको बहुत कांग्रेस की आई थिंक 2 या 3 लिस्ट आ गई हैं, आप यूपी क्यों नहीं दे रहे? यूपी किसी बात का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम किसी बात का इंतजार किसी से बातचीत चल रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा हमारी जानकारी, किसी और के साथ अलायंस चाहते हैं? कोई ऐसी हमारी जानकारी में बात नहीं है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक अटूट और मजबूत हिस्सा है। हम उनके साथ मिलकर के बहुत मजबूती से 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और 80 की 80 सीटों पर हम चुनाव जीतने का। क्या ये परिवार बढ़ सकता है? देखिए, राजनीति में संभावनाओं को हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन हम एक बात बहुत स्पष्ट बताते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश का कोई भी राजनीतिक परिदृश्य बगैर श्री अखिलेश यादव जी के सेंटर पॉइंट पर आए हुए, चूंकि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं इंडिया की, तो इंडिया में अगर कोई बढ़ेगा या कोई घटेगा, सर झंडा वही लगाए और लग रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश की जो वस्तु स्थिति है वो अखिलेश यादव जी एक प्रमुख भूमिका में तय करेंगे राहुल गांधी जी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हेमंत तिवारी जी को इन्वाइट करता हूँ, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत है। कल निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, यानी आम चुनाव का ऐलान हो जाएगा। जनता क्या चाहती है सर? जनता जो चाहती है बताती कहाँ है। जनता ने बहुत से सवालों को बड़ा मुश्किल में डाल रखा है, जो निकट अतीत का उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन जनता कभी कभी इशारे जरूर करती है। तो मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है। हम उत्तर प्रदेश में हैं इस वक्त, बात यहाँ शुरू करें तो जैसे टेनिस का खेल होता है, टेनिस के खेल में कभी कभी जब बराबरी का स्कोर होने लगता है तो एक साइड को एडवांटेज मिलता है। बेशक भारतीय राजनीति के सबसे बड़े इस खेल में, यानी साल 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जी, अभी तक जो मेरी प्रथम दृष्टि है उसमें रूलिंग पार्टी के खिलाफ ऐसा कोई वातावरण नहीं दिख रहा है जिससे समझा जा सके, इस बात के आसार नज़र आए कि सत्ता परिवर्तन होने वाला। सत्ता परिवर्तन के अवसर
या आसार मुझे न्यूनतम नज़र आते हैं। बाकी जनता तो अपने हिसाब से फैसला करती है। जी। दूसरी बात कि कुछ बुनियादी कमियां हैं जिस पर अपोजिशन ने वर्कआउट प्रॉपर्ली नहीं किया। बड़ा वक्त था जब आपका प्रतिद्वंदी लगातार जीत रहा हो, बड़ा हो, शक्तिशाली हो, हर तरीके से दुरुस्त हो, सरकार से लेकर संगठन तक नियमित सक्रियता हो, तो अब आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में चूक हुई, क्योंकि अपोजिशन आमतौर पर स्कैटर्ड रहा, अलग थलग रहा, अलग अलग तरीके से रहा। आज भी आप देखिए कि जो ये गठबंधन है अपोजिशन का, इंडिया गठबंधन जो कुछ है, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से मात खा रहा है साइकोलॉजिकली। इसका मतलब कि आप लड़ाई के पहले ही हताश दिख रहे हैं। आप देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण आप वेस्ट बंगाल का देख लीजिए, कई ऐसे स्टेट्स हैं। और उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक आप करते हैं, जो पास्ट रिकॉर्ड है वो अपने आप में बोलता है। 2014, 2017, 2019, 2022 में भी इसी तरीके से सरकार उखाड़ने और बदलने और कहने के नारे लग रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुद्दे कमोबेश वही हैं। एक नई चीज़ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में वास्तव में बरसों से कमज़ोर है, लेकिन देश में सुनिश्चित रूप से सबसे प्रबल विपक्ष वही है जितना भी है। उसने अभी जो बातें सामने रखी हैं, या अभी जो राजपूत जी ने चीज़ें कही, ये थोड़ी लोक लुभावन है, जनता को अटैक कर सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गैप जो इतना ज़्यादा हो गया है वो बहुत नज़दीक आ पाएगा। तो कुल मिला के प्रथम दृष्टया जो परिवेश और परिदृश्य है, वो उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी की जीतने की एक लगातार आदत है, उस पर बहुत ज़्यादा झटका या बहुत ज़्यादा डेंट मैं नहीं दे। अभी सुरेंद्र राजपूत जी जिक्र कर रहे थे और सोशल मीडिया भी पूरा भरा पड़ा है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले इशू से। इसका कुछ इम्पैक्ट, इसका कुछ बज़ जनता के बीच है? अभी तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है। चीज़ें जब एकदम थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर होंगी जी, तब इन चीज़ों का कुछ असर तो सुनिश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम देख क्या रहे पिछले आप 25-30 सालों में जितने चुनाव हैं, ब्रजेश जी आप देख लीजिए कि कभी कोई एक ऐसा इशू, कोई बहुत बड़ा बदलाव या एकदम आइडियोलॉजिकल चेंजेस नहीं कर पाया है जी। आप अगर सोचे 2014 में जो सरकार आई, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आई, कांग्रेस पर जो उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए थे उस पर आई, तो लोगों में उससे थोड़ी अकुलाहट होती। या मैं तो इसको कहूँगा कि 1989 में भले वो बाद में डिफ्यूज़ हो गया, लेकिन करप्शन का एक इशू था जो बड़ा मैटर, जिसने बड़ा मैटर किया था पूरे परिणामों में और पूरे समस्त चुनावी परिप्रेक्ष्य को। लेकिन ऐसा मुझे नहीं नज़र आता कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला विषय बहुत ज़्यादा, उसके बहुत से कारण हैं, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा मारक नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ फीसद ऐसे लोग हैं जरूर जिन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। जी, शुक्रिया हेमंत लेकिन जी। तब भी कह रहा हूँ, फिर वही कह रहा हूँ जी, हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो दरमियानी फासला है वो ज़्यादा है, उसको फुलफिल करना। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुशील दुबे जी को इनवाइट करता हूं इस कार्यक्रम में। सुशील जी, आपका बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब जब चुनाव घोषित होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को कहां पे पाते हैं? ब्रजेश जी, मीडिया मास्टर, आपने भी कहा शुरू में कि करो मरो का चुनाव है। बेशक सही कहा है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए करो मरो का चुनाव है। और ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। खास चुनाव क्यों है ब्रजेश जी? एक तो अब संविधान, एक होता ना, इस समय 3 संविधान चल रहे हैं देश में, कोई माने ना माने। एक जब 14 से पहले था संविधान, बाबा साहब का संविधान, भारत का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान, और उस पर अपना 14 के बाद गोडसे वाला जो एक हिंदू राष्ट्र का सम्मान का कॉन्सेप्ट आ गया है, वो बहुत जोर पकड़ रहा है। उसी को लोग अभी लेके चल रहे हैं, इस बात को कि आने वाले वक्त में अगर हम 400 प्लस कर देंगे तो हम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, फला जो भी अभी चीज़ें होंगी देखा जाएगा। और तीसरा क्या है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो संविधान है, जो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, वो बीच में कहीं ना कहीं हिलाता डुलाता रहता है माहौल को, और वही माहौल बीजेपी को बहुत मजबूत करता है।
अब बात आइए ब्रजेश जी, त्रेता युग तो ना आपने देखा ना हमने देखा, बस सुनते हैं कि वो जंगल गए थे, हमारे भगवान फला ये वो सब बातें। उनने त्रेता युग तो सार्थक कर दिया मोदी और योगी ने मिलके। सबसे बड़ी सीटें 80 यहाँ पर हैं। अब वो सार्थक जब कर दिया तो शिव जी आ ही गए बीच में, कृष्ण जी वेटिंग में है इस समय मथुरा वाले। और सबसे बड़ी बात क्या है, त्रेता से 600 साल पहले से लेके आज के कलयुग के कल की भगवान को भी ठीक कर लिया गया है, और वो भी मोदी के द्वारा कर लिया गया है। वर्तमान में क्या माहौल आप पाते हैं? वर्तमान में माहौल है निश्चित रूप से कहीं पर जो इंडिया गठबंधन है उसका कहीं पर कोई जो इम्पैक्ट है, जो फोकस है, वो मुझे नहीं दिख रहा यूपी में। हाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे। अब अभी देखिए आज ही वो मेरठ में जो दिया है वो कोई किसी को दिया है, नगीना वाले की जगह रावण के लिए बोल रहे थे उनको, तमाम ऐसी डिस्टर्बेंस है। और फिर सबसे बड़ी बात है अभी डोमेन में ये क्लियर कट है जो आप पूछ रहे थे कि अभी हो सकता है मायावती आ जाए, इसीलिए रुका हुआ है मामला तीनों का। ये तो विशफुल थिंकिंग है सर, अब तो है। सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। राजनीति में साफ साफ मना कर चुके हैं सर, कई मरतबा ये लोग, दोनों लोग मना कर चुके। ये तो वो भी मना कर रहे थे कि गठबंधन नहीं होगा, कांग्रेस के मित्र हमारे, गठबंधन हो गया। नहीं ऐसा कहा, ये बिल्कुल गलत बात है सुशील जी। हम अकेले आदमी ऐसे थे जिसने ये कहा था गठबंधन होगा होगा होगा। आपने कहा चलिए, तो अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। जब बीजेपी ने पहले लिस्ट में मोदी जी को क्लियर कर दिया, शाह जी को क्लियर कर दिया, राजनाथ जी को क्लियर कर दिया, तो कम से कम इस देश के दो बड़े नाम कांग्रेस के, सोनिया और प्रियंका, सोनिया जी तो चलिए मना कर दिया, राहुल जी को तो क्लियर कर सकते थे लोग, बीपी वाले। तो वायनाड से कर दिया ना। अरे यहाँ पर अमेठी आंखें फाड़े घूम रहा है कि राहुल जी आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, सवरी के बेर खाएंगे, और क्या इस टाइप से चल रहा है। प्रियंका जी परेशान है। अरे प्रियंका जी को एक चुनाव तो कांग्रेस लड़ा दे। अभी तो प्रियंका जी सभासद का चुनाव नहीं लड़ी है, तो कम से कम एक चुनाव तो लड़ा के जीत हार तो जनता के हाथ में होगी। तो कम से कम 2 टिकट तो बड़े होंगे। अखिलेश जी देखिए दनादन टिकट दे रहे हैं। तो अभी आप क्लियर ही 17 में एक भी टिकट नहीं कर पा रहे हो, और 80 में 80 तो जो ऑल राइट सर, थैंक यू। मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं, मेरे साथ दिल्ली से कनेक्ट हो चुके हैं। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? अब जब चुनाव घोषित होने जा रहे हैं, पश्चिम का क्या माहौल है और पश्चिम के लोग क्या सोचते हैं? कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज या अलायंस ज़्यादा प्रभावी है ग्राउंड पर? देखिए ब्रजेश जी, काफ़ी सारी बातें जो हैं हेमंत जी ने भी कही, उनकी कई बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि देश में जिस प्रकार माहौल बना हुआ है उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे कि जाट नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, और हमारी बड़ी बहन अनिला जो है ये भी जाटनी नेता के नाम से फेमस है, हमारी जाट नेता है। उसके बावजूद 400 के पार का नारा दे के भारतीय जनता पार्टी को, जो आज 0 पे है जयंत चौधरी, उनको लेना पड़ा। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत महसूस कर रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विपक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया है। आपको याद होगा आज टीआरएस की कविता को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। कल अरविंद केजरीवाल की ईडी के कोर्ट में पेशी है। उधर वहां पे चोट लग गई है ममता बनर्जी को, वो हॉस्पिटल में इलाज कराएंगी। तो विपक्ष तो अपना जो है कामों में लग गया है, वो तो बिजी हो गया है। अब यहां पे कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसकी रणनीति जो आप देख रहे हैं, अभी लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो आपको जो है राजपूत जी ने बताया है। राजपूत जी ने यह नहीं बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, जो उनके नाभि में अमृत है, उस पर तीर कहां निशाना लगाएंगे। आपका मैनिफेस्टो से चुनाव जीते जाते हैं क्या? हेमंत जी ने जिक्र किया यहां पे कि राजीव गांधी जैसे लोकप्रिय नेता को हराने के लिए एक वो बोफोर्स का जिन छोड़ा गया था। हालांकि उसमें क्या लिखना नहीं लिखना, लेकिन उसने सबको तहस नहस कर दिया था। मोदी जी गुजरात से चले थे विकास पुरुष बन के, और दिल्ली में आके बैठे, उनको हटा नहीं पा रहे हैं ये। तो विपक्ष का जो एजेंडा है उसमें कोई क्लियरिटी नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि बहुत सारी कमियां हैं, और आप ये चुनावी बॉन्ड का जो मामला है, आप देखेंगे इसको धीरे धीरे जैसे खुलता जाएगा, ये बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इसको विपक्ष भुना ही नहीं पाएगा।
अब देखिए कल सारा दिन जो है दूसरी खबरें चलेंगी, दोपहर के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, सुबह में जो है अरविंद केजरीवाल का मामला चलेगा, चुनावी बॉन्ड पे कोई खबर ही नहीं चलेगी चैनलों पे या मीडिया में, सब बिजी हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को उलझाना जानती है, किसी भी प्रोग्राम को इवेंट बनाना जानती है, और वो इसी तरह से तमाम जगहों पे विपक्ष को घेरे हुए है और बांटे हुए उलझाए हुए है। जी, पश्चिम में सर क्या चल रहा है, अपोजिशन की स्थिति पश्चिम में क्या है? दूसरा मैं अगर ब्रजेश जी पश्चिम में क्या स्थिति अपोजिशन की, टाइम आप दे दें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हाँ, पश्चिम की अगर आप बात करते हैं कि अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर को उलझाए रखा लास्ट तक कि आप नगीना से तैयारी करिए, हम करेंगे, और अखिलेश ने भी अपना जो है वहां पे कैंडिडेट आज घोषित कर दिया। उधर जो है जयंत चौधरी भाजपा में चले गए, अब वो रह गए खड़े हुए वहां पे बीच में, और अभी जो है मायावती जी भी वहां से अपना कैंडिडेट घोषित करेंगी। तो ये जिस प्रकार से 3 जगह बंटने की बात है, विपक्ष 3 जगह बंट गया है, तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को सेफ पैसेज मिल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहे या अनचाहे भी बहुत अच्छी स्थिति विपक्ष ने दे दी है, मुझे ऐसा लगता है, और विपक्ष ही रास्ता तैयार कर रहा है। जी, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा मलिक साहब, मैं आपको डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। पहले चरण में आपकी पार्टी के ऊपर बड़े इल्जाम लगे और अपोजिशन ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रही, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, और सिर्फ इसके दम पर अगर आप चुनाव में जा रहे हैं वो आपसे मुकाबला करने को तैयार है। बिल्कुल करें ना मुकाबला, कौन रोक रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, और किसकी सरकार बनी? हमारी बनी। अखिलेश यादव जी तो तय करके बैठे हुए थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, सोच भी चुके थे कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, पर उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया नो नो नो, आपकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। और योगी महाराज जो हैं बहुत बढ़िया प्रदेश चला रहे हैं, तो आशीर्वाद दे दिया। इनके कहने से क्या होता है कि हम किसानों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं? अगर इनको नहीं दिखाई देता है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों लोगों के घर पे शौचालय बन गए, जनधन योजना के तहत अकाउंट्स खुल गए, उजाला योजना, मुद्रा योजना, पीएम सुरक्षा योजना, अनेकों अनेक योजनाएं हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अगर मैं विश्व स्तर पे भी बात कर देती हूँ तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना का जो एक सपना था, कब पूरा हुआ? अब पूरा हुआ ना। तो 5वीं सबसे पर कांग्रेस ने जो नौकरियों की गारंटी दी है, महिलाओं के लिए गारंटी दी है, इसकी आपके पास कोई इसका कुछ काउंटर है आपके पास? कांग्रेस ने नौकरियों की गारंटी दी, 29 लाख जॉब। कहने में क्या बिगड़ता है? इनसे पूछना चाहिए कि ये इन्होंने बोला है ना कि नहीं, जो स्टेट और सेंटर के जॉब्स हैं 29 लाख जो हैं वो हम देंगे। भाई, राज्यों की गारंटी ये कैसे कर सकते हैं? और मैं तो एक सीधा सा प्रश्न करती हूँ, 2014 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उससे और आज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपेयर कर लेना। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो या मैं एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर लेती हूँ, रोजगार की मैं बात कर लेती हूँ, क्या स्टेट्स जो हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है? भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, आप हमसे प्रश्न पूछते हैं, परंतु जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं, क्या वो उत्तर देंगी? सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, बहुत ही मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं और बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं, बताएं ना कि जहां पे नॉन बीजेपी सरकारें हैं वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है? मैं तो उत्तर प्रदेश से आती हूं, तो यहाँ पे आंकड़े गिरा दूं। मलिक साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, उत्तर प्रदेश सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट हो रहा है, एसजीडीपी कंट्रीब्यूशन में आज महाराष्ट्र के बाद हमारा दूसरा नंबर आ गया। केपी मलिक का ऑब्जर्वेशन पॉलिटिकली आपने सुना होगा कि जब आप 80 में 80 जीत रहे थे तो जो 0 पे थे जयंत चौधरी, उनके पीछे क्यों खड़े होना पड़ा? उनके पीछे क्यों खड़ा होना पड़ा? नहीं भारतीय देखिए, ऐसा है, एनडीए जहां खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से बन जाती है। यहाँ किसी के आगे और पीछे खड़े होने की बात नहीं है, साथ हाथ से हाथ पकड़कर साथ चलने की बात है, ताकत। हम क्यों अपना वोट बिखरने दे भाई? जो भी थोड़ा बहुत तो वोट अगर बिखरता है, अगर वो सिमट जाता है तो उसमें क्या बुराई है?
हम यहाँ राजनीति करने के लिए आए हैं। राजनीति करेंगे तो सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे तभी तो हम गुड गवर्नेंस दे पाएंगे। उनका तो कहने तो का तात्पर्य है कि आप राजनीतिक दबाव में थे, आप अंडर पॉलिटिकल थ्रेट थे, इसलिए जयंत चौधरी के पीछे खड़े होना पड़ा। पॉलिटिकल थ्रेट किससे? जैन जी से शायद। आपको लगता है? नहीं, मैं तो आप दोनों को मतलब सामने बात रख रहा हूँ। रहा होगा तभी तो आप उनके पीछे गए। नहीं, देखिए, मैं बात कहूंगी कि हम यहाँ राजनीति करने के लिए आए हैं ना। राजनीति किस लिए कर रहे हैं? सत्ता में रहने के लिए ना। हम हर वो कदम उठाएंगे, हम हर वो युक्ति लगाएंगे जिससे कि हमारी ताकत बढ़े और हम सत्ता में आ सके। हम लोग बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं भाई, केपी मलिक राजनीति कर रहे हैं। वैसे तो तंज कस रही है आरएलडी को लेके, लेकिन मैं तंज कस रही हूँ। हाँ, आरएलडी को लेके कहा ना कि अच्छा आपको लगता है कि हम थ्रेट में होंगे। देखिए हाथ क्यों मिलाया मलिक साहब जी, हमारी बहन है अनिला जी जानती हैं कि वेस्टर्न यूपी की क्या स्थिति है। पहली बात तो ये है, जो बागपत से सांसद हैं अभी वर्तमान में सत्यपाल जी, वो बेहोश हैं जब से जयंत चौधरी का इनसे हुआ है। अच्छा। और दूसरा क्या, संजीव बालियान पिछली बार सिर्फ 6,500 वोटों से जीते थे। तो जिस प्रकार से गठबंधन था अखिलेश यादव का और जयंत चौधरी का, तो संभावना ये थी कि मुजफ्फरनगर की सीट भाजपा के हाथ से जाएगी। तो ये सारी चीजें सोचते हुए जयंत चौधरी को साथ में लिया गया है। और जयंत चौधरी कितना फायदा करा पाएंगे, अभी तो सारे टिकट घोषित हो जाएं, उसके बाद सर फायदा करा पाए या ना करा पाए, लेकिन एक चीज स्टैब्लिश हो गई कि जयंत चौधरी बड़े नेता हैं पश्चिम में। ये बीजेपी ने स्टैब्लिश करवा दिया। हाँ, जयंत चौधरी बड़े नेता हैं जी जी जी। और पश्चिम का किसी के लिए भी दरवाजा, पश्चिम के किले का दरवाजा, उसकी चाबी जयंत के पास है। जी 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 बिल्कुल। ये हंसी बड़ी खतरनाक है मलिक साहब। देखिए, ये अनिला जी भी जानती हैं कि जितने भी नेता हैं, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले राउंड में तो आप शॉट लगा रहे थे सर, चौधरी चरण सिंह सोच के बोल, चाहे अजीत सिंह रहे हों और चाहे अभी जयंत चौधरी हो, बागपत का जो एरिया है वो बिना जयंत चौधरी के कुछ वहां हो नहीं सकता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत हद में रही हो, लेकिन आपने जिस प्रकार से 9 विधायक आए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल का दखल वहां बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी उसी चीज को लेकर, अरे सर बहुत अच्छे बेनिफिशियरी रहे पॉलिटिकली किया है। 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सीट ले ली सर, एक विधान परिषद ले लिया सर, यूपी में कैबिनेट का एक पद ले लिया सर, मंत्री बन गए सर। नहीं देखिए, आगे कुछ और मिलेगा, राज्यसभा वगैरह गुंजाइश अलग। ये तो सर बहुत अच्छा मैं मानता हूँ पॉलिटिकली निगोशिएट किया, वेल डन मैं तो कहता हूँ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में उनके मजबूती के उनके बराबर का कोई भारतीय जनता पार्टी का वो कद नहीं बना पाया पिछले 10 साल में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार लेना ही पड़ा उनको। और वो कितने क्रांतिकारी साबित होंगे, बार्गेनिंग तो बहुत अच्छी करी है, और वो कितने क्रांतिकारी साबित होंगे ये तो 2024 का चुनाव ही बताएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की पगड़ी उनके सर रख दी बीजेपी ने। देखिए ब्रजेश जी, इसमें अगर हम थोड़ा सा हट के बात करें, हट के नहीं सर, सामने बात करेंगे सर, हट के कोई बात नहीं होगी सर, स्क्रीन पे बात होगी सर। पश्चिम नहीं, इस मुद्दे से हट के बात करें। मैं ये कहना चाहता हूं, थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाह रहा हूं 2013 में। 2013 का जो दंगा हुआ था और वहां पे जो एक माहौल बना था, उस माहौल से अभी तक वहां के लोग वो बाहर नहीं आए हैं। और साफ साफ उन लोगों का कहना यह, चाहे आप जयंत चौधरी से करें ना करें, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी से कुछ करें ना करें, चाहे मोदी जी वहां रैली करें ना करें, उन लोगों का कहना यह है कि अगर हम विपक्ष को वोट देते हैं, विपक्ष का मतलब अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत होते हैं तो 2013 की स्थिति बनती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि दोबारा अगर कोई दूसरी सत्ता आती है तो मुसलमान वही हाल तुम्हारा करेंगे जो 2013 में करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी इसको करने में सफल रही है, उसी की काट में लोग देख रहे हैं जी। सुरेंद्र जी, अभी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला जी ने एक बात कही कि आप 29 लाख नौकरियां कहां से लाएंगे और स्टेट से कैसे इंश्योर करेंगे कि आप यूथ को इतनी जॉब दे पाए, कैसे? देखिए, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से बहन है हम लोगों की अनिला जी,
जयंत की जगह अगर अनिला जी जाटों की नेता बनती तो किसको खुशी नहीं होती। हम लोगों के पैनल में बैठी हुई नेता अगर जाटों की नेता बनती। अरे तब आप कहते केपी मलिक बने। ये भी नहीं, केपी मलिक साहब तो पत्रकार है। अरे क्या तो बारीक रेखा है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वस्त नेता हैं उनके यहाँ तो हो रहे हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जिन लोगों को दरी उन लोगों को बिछानी है बिछा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं बेचारे। और अनिला जी जैसे योग्य लोग जो हैं, ठीक है, अपना हम बहुत ज़्यादा कहेंगे तो इनको लगेगा कि हम इनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि सभ्य, सुसंस्कृत और कमिटमेंट के जो नेता हैं वो आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी के डर से, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। जिसको कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी को अपने नाम पर भरोसा नहीं रहा, योगी जी के काम पर भरोसा नहीं रहा और प्रभु श्री राम पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए वो जयंत जी की शरण में गए, ओम प्रकाश राजभर जी की शरण में गए। अब आप आ जाइए नौकरियों के बारे में। 29 लाख नौकरियां वैकेंट हैं इस पूरे देश में, ये अपने आप में सच है, जिसमें से लगभग 15 से 19 लाख नौकरियां केंद्र सरकार की हैं और बाकी जो है वो राज्य सरकारों की हैं। जैसे जो मॉडल तेजस्वी जी का था उस मॉडल पे हम बाकी सारे राज्यों से बात करके, अगर भाजपा की भी सरकार है तो वो भी क्या नहीं चाहेगी कि भाई केंद्र अगर उनको सहायता देता है तो नौकरियां दे। नंबर एक, तयशुदा समय में देंगे, बिल्कुल तयशुदा समय में देंगे। एक बात। दूसरी बात, कम से कम एक चीज तो इन लोगों को माननी चाहिए कि 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ युवा, चाहे वो पुलिस पेपर क्या नाम भर्ती लीक हो, चाहे वो आरओ भर्ती लीक हो, चाहे वो क्या नाम 68,000 जो शिक्षक वाला मामला है, ये सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज की डेट में 1 करोड़ उत्तर प्रदेश में युवा अराजक है, क्या नाम बेरोजगार है, सड़क पर है। अराजक नहीं है सर। नहीं, और दूसरा, अरे सर उनको रोज डंडा, अराजक नहीं है। अरे डंडा अपने हक की मांग करना अराजकता नहीं है। वही वो अराजकता की सीमा पर है। अभी कल ही अंबेडकर नगर में योगी जी गए थे और भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने हमें रोजगार दो करके क्या नाम बोला। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन आए हेमंत जी के, केपी मलिक जी के, जी दुबे जी के। देखिए, मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं कि पहली चीज तो सब लोग एक बात तो मान रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल अलग है, लेकिन ये सबके सब लोग, चाहे वो केपी मलिक साहब हो, चाहे हमारे बड़े भाई हेमंत तिवारी जी हो, चाहे सुशील जी हो, ये तीनों लोग ये तो कह रहे हैं कि चुनाव बड़ा अलग तरीके से 24 का होगा, लेकिन तीनों लोग डरे हुए हैं। ये लोग 14 से, 17 से, 19 से, 22 से डर करके बोल रहे हैं कि इनकी भविष्यवाणी गलत ना साबित हो। केपी मलिक साहब भी जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की सीट हरेंद्र मलिक साहब जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस तो हरेंद्र मलिक में नहीं होगा जितना आपने। मैं आपको बताऊं, चूंकि बड़े मजबूत आज की डेट में पश्चिम से लेकर के पूरब तक जो 3-3 बार के और 2-2 बार के प्रदेश के सांसद हैं, उनको सड़क पर पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए दिक्कत हो रही है कि उन्होंने 10 साल में किया क्या, पब्लिक पूछ रही है। वहां पर पब्लिक यह भी पूछ रही कि भाई नरेंद्र मोदी के नाम पर कब तक तुम हमसे वोट ले लोगे। आप इस चीज को देखिए ना कि आप एक काम करिए, आप अपने सारे रिपोर्टरों से कहिए, आपका चैनल तो सबसे बड़ा चैनल है, पिछले 10 साल में जो 2 बार से ज्यादा के एमपी हैं, उन लोगों ने अपने क्षेत्र में कौन सा काम किया, कौन सा आदर्श गांव बनाया, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी। मैं आपसे बताऊं कौन सा आदर्श गांव बनाए, बड़ी बड़ी बातें कह करके आए थे ना। तो जनता आज की डेट में बड़ी बातें नहीं पूछ रही है। आप कहते हैं कि हमने ये कर दिया, अर्थव्यवस्था, अरे अर्थव्यवस्था अनिला जी, आज पर कैपिटल इनकम हमारी देश पूरी दुनिया में 142वें नंबर पर है। आप इस चीज को लीजिए, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की अर्थव्यवस्था जिसको आप दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कह रही हैं, वो एक अडानी को 634वें नंबर से दूसरे नंबर पर आप ला करके उनकी शेल कंपनियों से इलेक्टोरल को आप बेईमानी से भ्रष्टाचार कर रही हैं। तो आपको फिर इंटरेस्ट पैसा आपके पास भ्रष्टाचार का है, इसीलिए आप अहंकार में बोल रहे हैं। अनूप संडा जी, जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश की इक्वेशन की बात अभी केपी मलिक कह रहे थे, ये ग्राउंड पर चल रहा है, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है, क्या इस नब्ज का एहसास है आपको? बिल्कुल एहसास है, और मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि हमारे 3 पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब मैं एक चीज करता हूं ना, डिबेट में अब अधिकांश में पॉलिटिकल एनालिस्ट या एक्सपर्ट या पत्रकार बुलाया, आपका अधिकार है। मैंने ये थोड़ा सा शुरू करते हैं, है ना, ये आपका अधिकार है, उससे मुझे कोई दिक्कत। मैंने ये कहने का प्रयास किया कि जो ऑब्जर्वेशन प्रस्तुत किया गया, वो जैसा हमारे कांग्रेस के मित्र सुरेंद्र भाई ने कहा कि हमारे सारे मित्र ये मान करके चल रहे हैं कि चूंकि पूर्व में ऐसा 4 बार हो चुका, लेकिन वो मुझे लगता है इन बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है कि जो सरकार
ईमानदारी का 10 साल से ढोल पीट रही थी। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आने के बाद से उसकी पोल किस तरीके से खुली है। और जनता, जहां तक बेरोजगारी की बात लोग कर रहे हैं, अभी हमारी भाजपा की मित्र कह रही थी, अभी उत्तर प्रदेश में ही पिछले दिनों पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है। 60 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने, हम लोगों ने ये बात देखी, हम लोगों को फ़ोन करके लोगों ने कहा कि साहब आप डिबेट में जाते हैं, आप हमारी समस्या क्यों नहीं उठाते हैं। ये सरकार हमको रोजगार देना नहीं चाहती, पहले पेपर लीक कराती है और उसके बाद परीक्षाओं को कैंसिल करती है। नौजवानों में आक्रोश है। 69,000 शिक्षक आंदोलन आपने खड़ा किया। देखिए, आंदोलन, हर चीज पे आंदोलन का सवाल नहीं, सवाल इस बात का है कि जनता में जागरण, मैं जनता में जागरण हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड आए 24 घंटा हो गया, कौन सा इशू खड़ा किया आपने? अभी देखिए ब्रजेश जी, मैं कहना चाहता हूं, एक फुल फ्लेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो अभी आज ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई जन आंदोलन किया, अभी तो आज ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह चंदे की वसूली है, पूरी तरीके से कहा। किया क्या आपने? सर आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए बीजेपी की। अभी तो पूरी, कोई नहीं रोकेगा, आप बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। अभी तो पूरी तरीके से उस रिपोर्ट का अध्ययन भी लोगों का नहीं हो पाया। अभी बहुत सी चीजें आप भी जानते हैं कि जो अधर्म है, जिसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव कल घोषित हो रहा है सर, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अभी समय और तो मुद्दा है सामने, बताओ कब करोगे। ये सवाल हो रहा है कि वो फ्यूचर ग्रुप जो है, जिसका आमदनी जिसकी कुछ नहीं है, वो 1368 करोड़ का बॉन्ड कैसे खरीद सकता है? एवरीथिंग ये सवाल तो किए जा रहे हैं, सब पब्लिक डोमेन में है। मेरा जो जनता सवाल सोच है रही वहां पे वाइड ना करें, इसको कब मुद्दा बनाएंगे आप? देखिए, ऐसा आज अगर हम चुनाव के समय, इस समय हम आंदोलन के लिए जाते हैं, तो आप भी जानते हैं कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सरकार पूरी तरीके से मदारीगिरी की सरकार है। ये किस बात देखो, बीजेपी की प्रवक्ता का एक आपने जवाब सुना, हम सत्ता में रहने आए हैं, हमें जो करना पड़ेगा युक्ति लगाएंगे। उनके जवाब, वो कमिटमेंट उनके भीतर है, आपके भीतर वो कमिटमेंट है। उस जवाब मुद्दा सामने करके दिखाओ, उस जवाब का अहंकार, वो कमिटमेंट लाओ कि जब इनको हटाना ले आओ कमिटमेंट, कि एनडीए जहां से खड़ा होता है वहां से लाइन शुरू होती है। किसानों पे उन्होंने बात की। ब्रजेश जी, यही माननीय प्रधानमंत्री जी थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पत्र लिख करके एमएसपी लागू करने की बात की थी। थैंक यू सर। किसानों को फायदे का, हेमंत जी को लाया जाए, गारंटी देने की बात की थी। आज क्यों नहीं उसके ऊपर समय बचा तो इंटरेक्ट कराएंगे। हेमंत जी भी मेरे साथ मौजूद है। हेमंत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मुद्दे तो बहुत हैं विपक्ष के पास, कमियां भी दिख रही हैं। अब ये मुद्दा उठाने के बजाय कह रहे हैं कि अब तो चुनाव है, हम कैसे कहें ये बात? ये नैतिकता का हवाला दे रहे हैं। नहीं, मैंने बात नहीं की, मैं इसको क्षमा और उधर कमिटमेंट है कि सत्ता में रहना है, कोई भी युक्ति लगानी करना चाहता हूं, मैंने बात नहीं कही। 5 साल कितने मुद्दे उठे, कितनी बार सड़क पे गए, गिनती पे टिप्स पे बता दूं, उसका विषय नहीं है। अभी मेरे प्रिय मित्र और बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि 3-3, मतलब सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि ये 3-3 चुनाव में डर डर करे। साहब, ये दुनिया इसकी गवाह है, जो दृष्टि है, अरे इनकी बात दिल पे मत लिया करो। सन 2014 में यही ब्रजेश मिश्रा जी एक बहुत बड़े टीवी चैनल के एडिटर थे, एंकर थे। किसी भी एग्जिट पोल के 1 घंटे पहले 72 ± 2 सीट कहा था हेमंत जी ने, और हेमंत जी को गालियां बहुत पड़ी थी उसपे। ये रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे है, बहुत गालियां दी थी। 2017 उसके बाद इलेक्शन आया, 2017 इन्हीं ब्रजेश मिश्रा जी के साथ 250 किससे डर के कहा साहब? सपा बसपा का अलायंस हुआ, उसके बावजूद यूपी में 60 सीट इन्हीं ब्रजेश मिश्रा जी के साथ। सबसे पहले इनके साथ डिबेट करता हूं, उसके बाद दूसरे चैनल करता हूं, चाहे कोई चैनल। हेमंत भाई, आप मेरी बात गलत समझ गए। 2022 सुनिए, ना मेरी बात जो थी उसको दोबारा कह देता हूं, दोबारा कह देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। मैंने ये कहा कि 2014 के चुनाव से, 17 के चुनाव से, 19 के चुनाव से और 22 के चुनाव के आकलन से, यानी आपने जो 22 तक का जो 4 चुनाव हुए हैं, उसको देख करके आप भविष्यवाणी गलत तरीके से डर करके समझिए यार। आप समझने का प्रयास करिए ना। बोलिए हेमंत जी, बोलिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे गुस्सा मत होइए जी। मैं ये कह रहा हूं जी, अगर परिणाम के पहले, मैं इसलिए रिकॉर्ड बता रहा हूं, और सबसे बड़े गवाह ब्रजेश मिश्रा, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश है। इवन 2022 में क्या क्या कहा था ये भी आप सबने सुना। लोग बराबर की लड़ाई बता रहे थे, मैंने कहा एक तरफा लड़ाई है, पूछ लीजिए। एक नहीं 10 चैनल पर कहा, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण सबसे डिबेट ब्रजेश मिश्रा के साथ होती है। ये ऑन द रिकॉर्ड है। हम पिछले परिणामों को अगले परिणाम से जोड़ते नहीं हैं।
लेकिन पिछले परिणामों से पता लगता है कि जनता क्या चाहती है, उसका क्या मूड है। आवाज में बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, किसी को कितना भी खराब लगे, ईमानदारी की बात है, गंभीरता से सोचिए। ये अपोजिशन की नाकामी थी, उसकी निष्क्रियता थी। सड़क पर पोजीशन था नहीं 5 साल, ट्विटर पे था, सोशल मीडिया पे था, बयानों में था, जमीन पे नहीं था, जिसका परिणाम 2022 अभी भी में मुद्दा दिखा है और जिसका परिणाम मैं तो कह रहा हूँ मुद्दा है, आओ मैदान में, आओ मुद्दा मिल गया, आ जाए मैदान में। मैं यही तो बता रहा हूं ना। अब ऐसा थोड़ी एक मुद्दा विहीन पूरा चलता रहा। जी, राम राज्य नहीं आ गया। जी हेमंत जी धन्यवाद। राम राज्य थोड़ा नहीं वक्त आ का गया, अभाव है सीमन सर, जी। थोड़ा वक्त ये का अभाव आपकी है। कमियां हैं। जी 2 गेस्ट और मेरे साथ मौजूद सर, सुशील दुबे जी। मीडिया मास्टर, मुद्दा तो है सामने ना सर, मीडिया मास्टर में यही उधर कमिटमेंट है, सत्ता किसी कीमत पे। आपने अपनी डिबेट को खुद सार्थक कर दिया। आज पहली बार आपने स्वयं सार्थक कर दिया। ब्रजेश जी, यूथ विंग तो कांग्रेस पे भी है और यूथ विंग तो अरे सपा की तो बहुत ही बड़ी डठैत है। किसी के अभी 24 घंटे हो रहे हैं, किसी का आँख काली हुई, पिछवाड़ा लाल हुआ, खून कहीं कुछ का नकली पट्टी कुछ बंधी, कुछ लाल वो डालते हैं लगाते हैं लोग, हम लोग जब करते थे वो कहीं कुछ हुआ अभी तक। केवल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि मैं तोड़ डालूंगा फाड़ डालूंगा, ठीक, एक तो उन्होंने कर दिया। राहुल जी देशाटन पे ही हैं, वो देशाटन से निकले तो अब वो पता नहीं कहाँ, इधर कहीं अभी हैं देशाटन पे, जहाँ भी हैं। दूसरा बात, बिना डरे ब्रजेश जी, आपकी कृपा, आपकी शुभकामनाओं से हम रहते हैं यहाँ पर, जैसे हेमंत भाई बोल रहे थे, बिना डरे बोल रहा हूँ, एक तरफा चुनाव है। एक तरफ मोदी चिराग पासवान तक को सेट कर रहे हैं, चिराग पासवान को राजभर को आपने बना ही दिया। अरे वो योगी जी ने बनाया, मैं आपने बना दिया। अरे फिर कैसी बात आपने बना दिया। अरे नहीं कैसी बातें कर। दूसरा देखिए, मैं तो मतलब शोषित गरीबों के हक में बात उठाता। बार्गेनिंग देखिए, बार्गेनिंग जेंट्स ने जबरदस्त बार्गेनिंग करी। अरे कमाल, सपा से ले गए राज्यसभा, क्या उनको जाटों का सबसे बड़ा नेता मान ले? अब समय मानना पड़ेगा, इस समय माहौल ही ऐसा बन गया है। एमएलसी, कैबिनेट मंत्री, 6 जिलों में कितना रुतबा हो। मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद एक राज्यसभा रिक्त होगी, वो भी बिल्कुल दबाव। यानी जब 6-7 सीटों पर ले जा सकते, जब अखिलेश ऐसा मजबूत व्यक्ति नेता उनको दे सकता है, सीटों चले गए तो ये कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो मैं कह रहा हूँ पुनः ब्रजेश जी, आपके चैनल पर 1-2 वे फाइट में कहीं कुछ है ही नहीं, ये क्रेता आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं आज की इस दिलचस्प सार्थक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। कल भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और शाम 3 बजे देश में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।